हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें आज हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मिडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के जो लेक्चर थे उसमें हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया, उनके इकोनॉमी को हमने देखा एंड एज वेल एज जितने भी डायनेसिटीज विजयनगर के अंदर आ रही थी उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। वो सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। द विजयनगर एम्पायर इज कंप्लीटेड नाउ। अभी प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मिडावल इंडिया का जो टॉपिक है इसमें बहमनी सल्तनत जो है ये टॉपिक रहता है हमारा। ये कुछ प्रोविजनल किंगडम्स हैं जो हमने हमें जो है मिडावल हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि उसने कहीं लिखकर आपको दिया है कि वो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस यहाँ से पूछ ले, क्योंकि जो ग्रे एरियाज होते हैं जहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है उन जगहों से क्वेश्चन जो है वो बना सकता है। क्योंकि यूपीएससी ऑल्सो नो कि भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस जो है ये जो पोर्शन है हिस्ट्री का, मिडावल हिस्ट्री का, इसके ऊपर ध्यान कम देते हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता है 2027 में यहीं से आ जाएं। आने वाले किसी भी ईयर के अंदर वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने आपको कहीं पर लिख कर दे दिया है, उसने अपने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि मैं कभी भी मिडावल से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, या मैं आपको प्रोविजनल जो प्रोविंशियल किंगडम्स हैं मिडावल इंडिया के, मिडावल हिस्ट्री के जो प्रोविंशियल किंगडम्स हैं उनसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ऐसा तो उसने कहीं पर भी नहीं मेंशन किया। यू हैव टू revise these topic, you have to learn these topics, and you should know the concepts, and you should know the scenario, you should know the story of this portion of the provincial kingdoms। आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर कौन कौन से ट्रेवलर्स आए, कौन सी सेंचुरी के अंदर कौन सी डायनेसिटी आ रही थी, उसका जो है एक दूसरे से वो किस तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं। जैसे विजयनगर एंड बहमानी सल्तनत जो है ये एक दूसरे के जो है कंपैरेटिव जो है चलते हैं। दोनों ही जो किंगडम्स हैं दोनों एक साथ में ही रन कर रही हैं, दोनों पावरफुल किंगडम्स में से एक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन दोनों के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ लेता है और यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ भी सकता है। वो पूछ भी सकता है, अगर अभी तक नहीं आया तो आगे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2026 के अंदर मेडावल में से एक भी क्वेश्चन नहीं था तो अब हम मेडावल पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ईच एंड एवरी एस्पिरेंट का। if you are preparing, then prepared each and every subject with a judicial manner and in a disciplined manner. Each and every topic of the subject is important for you people now, क्योंकि जैसा सिनेरियो अब हमने 2026 के एग्जाम के अंदर देखा, इससे भी ज्यादा टफ एग्जाम वो आगे भी पूछ सकता है। हो सकता है इससे इजी आ जाए, हो सकता है मॉडरेट एग्जाम आ जाए। दैट इज अप टू योर लक, दैट इज अप टू यूपीएससी। वो किस तरीके से पूछेगा, वो बोर्ड मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से एग्जामिनेशन को सेट करेंगे। तो अभी हमारा फोकस एक ही है, दैट वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ मेडावल हिस्ट्री, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। वैसे नॉट ऑफ द मिडावल हिस्ट्री, आप कई बार ग्रे पोर्शंस जो हैं आप अपने अदर सब्जेक्ट्स के भी छोड़ कर जाते हो। दैट इज ऑफ योर रिलेटिंग टू योर पॉलिटी, रिलेटिंग टू योर ज्योग्राफी, रिलेटिंग टू योर इकोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट्स टू। आपने अभी तक देखा कि एथिक्स का क्वेश्चन भी आप जो है क्वेश्चन उसने पूछ लिया था जो है प्रीलिम्स के अंदर। आई नो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टाइप ऑफ थिंग, वो रिक्वायर्ड नहीं था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एथिक्स का जो है आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर मेंस का पोर्शन रहता है, एथिक्स मेंस का पोर्शन होता है। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि मेंस जो है आप अपने एक साल की जर्नी के दौरान आप अपने एथिक्स को भी कवर कर लेते हो।
आप अपने मेजर पोर्शंस को कवर करते हो। आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो आप बाद में कवर करते हो, लेकिन आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर एक एथिक्स का भी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप 1 ईयर की प्रिपरेशन के दौरान आप अपने प्रीलिम से पहले पहले आप उसे कवर कर लेते हो। लेकिन अभी मैं आपको यही कहूंगी कि आपने अभी तक जो है, अगर एथिक्स आपने स्टार्ट किया हुआ है, देन मेक इट श्योर कि आपको एथिक्स के बारे में भी नॉलेज हो। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ते हो मेंस के टाइम के दौरान, हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ ले। आप अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है आप उसे उठाएं और वहां पर देखें कि आपने जो है वहां पर कौन कौन से टॉपिक आपको दिए हुए हैं। तो जो भी चीजें मेंशन हैं आप उन्हें एक बार अच्छे से एक दो बार उसे एक बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, 3 बार रीड कीजिए। आप अपने सिलेबस को एक बार 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 जो है एक बार रीड करने की कोशिश कीजिए एंड डी कोड योर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। देन यू विल रियलाइज दैट के भी यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है। देन यू पीपल केम टू नो कि भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा। वो चीजें तो आप करोगे ही करोगे। एंड उसके साथ साथ आप अपने मेंस के सिलेबस को भी देखिए जो आपके प्रीलिम्स के साथ मैच कर रहा होगा। तब आपको रियलाइज होगा कि ओके यहाँ से भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, यहाँ से भी जो है कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। वी शुडंट लीव दोज टॉपिक टू, आपको वो टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने हैं। ये सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के रिगार्डिंग नहीं कह रही हूँ, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की जो है आपको बताया जा रहा है। आपको हर सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप उसका सिलेबस देखिए, प्री और मेंस दोनों का। एंड गो फॉर योर ऑप्शनल टू, आप अपने ऑप्शनल का भी सिलेबस देखिए। ऑप्शनल का सिलेबस जो होगा वो उसने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो ऑप्शनल के सिलेबस को भी देखिए, उसे अच्छे से जो है एक बार गो थ्रू कीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ पर अपना टारगेट पॉइंट आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बहमानी। This is not Bahmani, this Bahmani. Sorry, this Bahmani Sultanate. This is Bahmani Sultanate. इसका पूरा टाइम पीरियड है दैट इज 1347 से लेकर 1527 सीई तक का इसका टाइम पीरियड है। तो इसका टाइम पीरियड हमने नोट डाउन कर लिया है। और अब आपको जो है मैं बताऊं, जब 14th सेंचुरी थी, दिस इज अबाउट द 14th सेंचुरी, ये 14th सेंचुरी की बात हो रही है। 1347 का टाइम पीरियड इज अबाउट द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के यहाँ पर जो है टाइम पीरियड था, तो यहाँ पर एक विजयनगर किंगडम जो था एक पावरफुल किंगडम था। इसके साथ साथ एक दूसरा पावरफुल किंगडम विच इज बहमनी सल्तनत, ये भी एक साथ जो है ग्रो कर रहे थे। दो kingdoms which are very much popular, which are very much powerful, they both are growing side by side along with each other. दोनों एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड जो है वो ग्रो करते जा रहे थे। एक साथ जो है इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर जो है इन्होंने अपने आप को जो है एक पावर के अंदर लेकर के आए हैं, दैट इज बोथ विजयनगर एंड बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत जो है ये भी एक पावरफुल किंगडम में से एक था। ये भी एक पावरफुल किंगडम था विच अरोज इन साउथ इंडिया। ये भी साउथ इंडिया के अंदर ही अरोज किया था, जो राइज किया था। एज यू हैव सीन इन दिस पिक्चर ऑफ योर फर्स्ट स्लाइड, आप अभी इस फर्स्ट स्लाइड की जो है इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपने जो ब्राउन सेगमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन, दिस होल इज द बहमनी सल्तनत। तो ये बहमनी सल्तनत का एक पूरा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दिस इज होल ऑफ द मैप विच आई हैव शोन इन दिस फर्स्ट स्लाइड। आपको इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये है हमारा पूरा बहमनी सल्तनत। तो अभी बहमनी सल्तनत जो है ये 14th सेंचुरी के अंदर विजयनगर के साथ साथ अरोज कर रहा था।
जैसा कि हमने पहले भी बात की है, जो डेक्कन रीजन था, जो डेक्कन का जो क्षेत्र है, डेक्कन रीजन जो है, दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये जो है एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का। मतलब ये दिल्ली सल्तनत के अंदर एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, या एक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह थी। तो यहाँ पर जो ज्यादा पावर थी, जो यहाँ पर ज्यादा जो प्रशासन यहाँ पर किया जा रहा था, वो किसके पास था? दैट इज अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर था, डेक्कन एरिया का। तो ये अभी तक हमने देखा कि ये एक डेक्कन एरिया था, जिसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था? वो जो दिल्ली सल्तनत थी हमारी, वो कर रही थी। अपने ऑर्डर को यहाँ पर अपने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो है डेक्कन के अंदर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया अमरन इस सदा, जिसे सदा आमिर कहा जाता है। सदा आमिर को उन्होंने जो है अपॉइंट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना खुद का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए, कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? दैट ही हैज अपॉइंटेड सदा आमिर। तो इन्होंने सदा आमिर को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ था। सदा आमिर जो है यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जिसके पास 100 ऑफ विलेजेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इट हैज 100 ऑफ विलेजेस, 100 विलेजेस होते हैं उसके पास। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक टाइम आता है, दैट इज, फर्स्टली लिसन ऑल द स्टोरी ऑफ दिस बहमन जो है हमारी बहमनी सल्तनत है, जो इसकी आप एक बार स्टोरी समझ लीजिए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक पावरफुल किंगडम थी जो साउथ इंडिया के अंदर अरोज की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो डेक्कन के अंदर आपने देखा था, हमने जैसे पहले बात की है कि दिल्ली सल्तनत जो थी, वो डेक्कन रीजन के अंदर अपना जो है कंट्रोल बिठा करके बैठी थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उनका कंट्रोल हुआ करता था। अपने कंट्रोल को बनाने के लिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने एक यहाँ पर जो है अपॉइंट किया हुआ था सदा आमिर को। सदा आमिर को यहाँ पर जो है उन्होंने जो है एज अपॉइंट किए हुए थे, जिन्होंने जो है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 100 ऑफ विलेजेस हुआ करते थे। 100 ऑफ विलेजेस का एक साथ होना और उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो सदा आमिर किया करते थे। उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम इन द टाइम पीरियड ऑफ 1337 सीई के अराउंड की बात है। 1337 सीई के अराउंड क्या हुआ? एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक जो है इनका आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किनका? एक तो जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे डेक्कन के अंदर, उनका, और साथ के साथ दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत वर्सेस डेक्कन के अंदर जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, जिससे क्या होगा? इससे एक यहाँ पर इसका जो है एक रिजल्ट निकलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट होगा एक इंडिपेंडेंट स्टेट का। अब इंडिपेंडेंट स्टेट अब यहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाली है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से डेक्कन क्षेत्र के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर इस्टेब्लिश होगी। इसकी स्थापना होने वाली है एक नए एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, उसकी यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट होगी डेक्कन के अंदर अराउंड 1347 सीई के अराउंड। ये 1347 सीई के अराउंड होगी। 1337 के बीच के जब जब टाइम पीरियड था, उस समय क्या हो रहा था? उस समय दिल्ली के जो सल्तनत हैं और जो डेक्कन क्षेत्र के ऑफिसर्स हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। 1347 सीई का टाइम आते आते क्या हुआ? यहाँ पर एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की यहाँ पर स्थापना जो है अब यहाँ पर होगी, जो कि एक इंडिपेंडेंट होगा डेक्कन के अंदर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट का या स्टेट जो है इस्टेब्लिश करेगा।
और जब ये इस्टेब्लिश करेगा तो इसकी जो कैपिटल होगी वो कर्नाटका का गुलबर्गा होगा। जो गुलबर्गा है कर्नाटका के क्षेत्र के अंदर एक जगह है, दैट इज गुलबर्ग। तो वहां पर इसकी इस इंडिपेंडेंट स्टेट की जो है कैपिटल उसको वहां पर बनाया जाएगा। तो अगर कोई भी स्टेट बनेगी तो स्टेट की कैपिटल भी होगी। जब जो आंध्र प्रदेश था, जो प्रेजेंट टाइम के ऊपर देखो, जो आंध्र प्रदेश था उसको जब डिवाइड किया गया, उसको जब यहाँ पर तो उस डिवाइड करके एक तेलंगाना हमने बनाया। तेलंगाना का जो स्टेट बना था, तेलंगाना का हमने कैपिटल अपॉइंट किया और साथ के साथ हमें आंध्र प्रदेश के लिए भी अलग यहाँ पर सेपरेट एक जो है कैपिटल बनानी पड़ी थी। तो कैपिटल आंध्र प्रदेश के लिए भी चाहिए थी और तेलंगाना के लिए भी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेशन अब सारा जो होगा तेलंगाना का वो अलग होगा और जो भी पावर होगी आंध्र प्रदेश की वो अलग होगी। तो वहां पर हर चीज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हमने स्थापना कर रही है, एक एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का। उसके लिए कैपिटल भी चाहिए आपको। तो कैपिटल कर्नाटका का जो गुलबर्गा का क्षेत्र है वहां पर इसकी कैपिटल को बनाया जाएगा। तो अभी जो होगा इस पूरे इंडिपेंडेंट स्टेट को जो है इसके फाउंडर कौन है? इनके जो फाउंडर हैं वो हैं हसन गंगू। हसन गंगू इनके फाउंडर होंगे इस इंडिपेंडेंट स्टेट के। तो अभी एक बार हम यहाँ पर लिख मेंशन कर रही हूँ, दोबारा से एक बार सुनिए कि दैट इज डेक्कन रीजन जो था, जो डेक्कन रीजन जो था ये पार्ट था ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का। और इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया, इसे इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया, यहाँ पर डेक्कन के अंदर इन्होंने एमबीटी ने क्या किया, एमबीटी ने अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड अमेरने सदा, ऑल्सो इन्हें सदा आमिर भी कहा जाता है, सदा आमिर भी कहा जाता है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है 100 विलेजेस का, 100 विलेजेस का ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। तो ये 100 विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ 100 विलेजेस, 100 विलेजेस का ये हेड होगा। अभी तक हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1337 सीई के दौरान क्या होता है, इस टाइम के ऊपर क्या होता है, इस टाइम के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, बिटवीन जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं इन डेक्कन, डेक्कन के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं एंड दिल्ली सल्तनत के बीच में, और दिल्ली सल्तनत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाय
1347 सीई के दौरान 1347 सीई के दौरान इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन डेक्कन। डेक्कन के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट का यहाँ पर स्थापना हो जाएगी। तो इस इंडिपेंडेंट स्टेट की जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल होगी एट गुलबर्गा इन कर्नाटका। जो गुलबर्गा होगा, गुलबर्ग की गुलबर्ग एक क्षेत्र है कर्नाटका के अंदर, यहाँ पर इसकी कैपिटल जो है यहाँ पर बना दी जाएगी। और इसके फाउंडर कौन होंगे? फाउंडर का जो नाम है दैट इज, फाउंडर कौन है? वो है हसन गंगू। तो इन्होंने एक टाइटल लिया था, जो फाउंडर हैं इन्होंने ही एक टाइटल लिया था, इन्होंने टाइटल लिया था दैट इज ही एंड assumed द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने ही अपना एक टाइटल लिया, जो हसन गंगू है इन्होंने अपने लिए एक टाइटल लिया था दैट इज अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका इन्होंने अपना टाइटल लिया। ये टाइटल इन्होंने क्यों लिया था? अभी ये टाइटल लेने का, अभी जो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो इन्होंने स्टैब्लिश की थी, वो बहमनी सल्तनत की ही थी। वो बहमनी किंगडम था जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। ये एक इंडिपेंडेंट हो चुका था, ये दिल्ली सल्तनत से अब ये इंडिपेंडेंट हो चुका था, उनसे अपने आप को ये स्वतंत्रता उसने अपनी डिक्लेयर कर दी थी कि वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। आपका भी हमारे ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपकी नहीं काम करेगी हमारे ऊपर। वी आर द ओन रूलर्स ऑफ अवर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। हम हमारे आज़ाद जो हमारी स्टेट है इसके हम खुद रूलर होंगे, हम खुद सब चीज़ें देखेंगे, आपको कोई बॉदर करने की बात नहीं है। तो इसके जो हमारे बहमन शाह हैं, इन्होंने जो है एक टाइटल लिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू ने ये टाइटल लिया था। तो ये टाइटल इन्होंने अब जो है लिया क्यों था? ये टाइटल इन्होंने लिया था एज ही ट्रेस्ड हिज डिसेंडेंट फ्रॉम द मिथिकल हीरो ऑफ ईरान दैट इज बहमन शाह। तो ये जो है इन्होंने ये जो टाइटल लिया था, ये इसीलिए लिया था क्योंकि ये जो एक ईरान के जो एक मिथिकल हीरो है ना, एक ईरान के मिथिकल हीरो हैं बहमन शाह। जो एक बहमन शाह के ये वंशज थे, ये अपने जो है उनके अपने आप को डिसेंडेंट कहते थे, दैट वी आर द डिसेंडेंट ऑफ द मिथिकल हीरो ऑफ ईरान दैट इज बहमन शाह। और इन्होंने जो है अपने किंगडम का नाम भी इसी के नाम पर रखा था दैट इज बहमनी सल्तनत। तो इसके नाम पर ही अपने किंगडम का नाम रखा था। तो ये जो थे हसन गंगू, इन्होंने ये टाइटल इसीलिए लिया था क्योंकि ये अपने वंशज जो थे, अपने वंशज बताते थे कि हम वंशज हैं ऑफ अ मिथिकल हीरो ट्रेस्ड, लेट मी राइट इट अगेन। मेरी हैंड राइटिंग आपको शायद समझ में ना आती हो, लेकिन फिर भी जब भी मैं आपको यहाँ पर लिख रही होती हूँ देन आई ओनली स्पीक दैट वर्ड्स। मैं वो वर्ड्स को बोलती भी हूँ, आप वहाँ से भी जो है अच्छे से जो है उनको डिकोड करके लिख सकते हो। I know my handwriting is not that much well, not that much of good handwriting I am having, but still please try to cooperate with my handwriting. मेरी handwriting ऐसी ही है। आप मुझसे 2 दिन बाद पूछोगे कि यहाँ पर क्या लिखा था, I totally forget that what I have written there. मैं भी भूल जाऊंगी कि मैंने क्या लिखा था। Traced, इन्होंने अपने that ये ट्रेस कर रहे थे, traced his
डिसेंट डिसेंट जो मिथिकल हीरो हैं, मिथिकल हीरो ऑफ ईरान, वो है बहमन शाह। जो बहमन शाह एक मिथिकल हीरो हैं ईरान के, उनके ये वंशज बताते थे अपने आप को, और इसी वजह से इन्होंने जो है अपने किंगडम का नाम भी इन्होंने अपने किंगडम का नेम जो है, अभी बहमनी सल्तनत का जो नेम है वो कहाँ से आया है वो हमें पता चल चुका है कि इन्होंने अपने किंगडम का जो नाम है, नेम्ड बहमनी सल्तनत। तो बहमनी सल्तनत इन्होंने इन्हीं के नाम पर, ये बहमन शाह के नाम के ऊपर ही इन्होंने अपने किंगडम का नाम रखा था, और इन्होंने टाइटल भी यही लिया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, क्योंकि ये बहमन शाह के जो एक मिथिकल हीरो हैं ईरान के, उनके अपने आप को ये वंशज कहते थे कि हम इनके वंशज हैं, इनके वंशज हैं हम, इनके वंश में से आते हैं, दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो अभी हमने इनका जो टाइटल है वो कैसे आया और किंगडम का नाम कैसे आया वो अब तक हमने देखा है। इसके बाद जो है, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनके जाने के बाद किसी भी दिल्ली सल्तनत का जो भी रूलर उनके बाद आया, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, उसने कभी भी नहीं सोचा कि वो डेक्कन रीजन के अंदर जाकर अपनी पावर को, अपने कंट्रोल को दोबारा से रीश्यूम करें। ऐसा किसी ने भी नहीं किया, कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत ने डेक्कन का जो रीजन है इसके ऊपर अपना कंट्रोल करने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी प्रयास नहीं किया, और इसी वजह से ही जो बहमनी जो सुल्तान थे, बहमनी सुल्तान जो थे वो बिना किसी यहाँ पर जो है कोई उनको हर्डल्स नहीं आए, बिना किसी भी रोक टोक के उन्होंने यहाँ पर अपना जो है बाकी के जो पार्ट्स थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया, और यही एक कारण था कि बाकी के जो रीजन्स थे उनको एनेक्स करने का इनको मौका कैसे मिला था, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके जाने के बाद किसी भी ऐसे दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उन्होंने कभी भी नहीं जो है यहाँ पर उन्होंने कभी भी एक ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया कि वो डेक्कन के अंदर जाएं और दोबारा से अपने कंट्रोल को रिश्यूम करें। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका जो है यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो इसी वजह से जो बहमन शाह थे, जो यहाँ पर बहमनी सुल्तान जो थे, उन्होंने बिना किसी यहाँ पर रोक टोक के जो है बाकी के क्षेत्र जो थे उनके ऊपर अपना जो है कब्जा कर लिया था। तो ये एक कारण हमने यहाँ पर देखा कि ये कैसे फ्लोरिश किया था। तो आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, आफ्टर आई एम राइटिंग एमबीटी, आई एम नॉट राइटिंग द होल नेम। मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद, आफ्टर एमबीटी, नो अटेम्प्ट made by Delhi Sultanate to control Deccan region, और इसी वजह से ही जो बहमनी सुल्तान थे without any checks annexed the other king parts of the kingdom। तो उन्होंने ही बिना विदाउट एनी चेक्स, बिना किसी रोक टोक के इन्होंने एनेक्स किया अदर पार्ट्स
ऑफ किंगडम। बाकी के जो भी किंगडम के और भी पार्ट्स थे उनको इन्होंने इसी जो है ऐसे ही बिना किसी रोक टोक के उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक्विजिशन आता है, दैट इज द एक्विजिशन वाज द कंट्रोल ओवर द दभोल। जो दभोल था ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर था, और इसके ऊपर जो है ये एक इम्पोर्टेंट था, और इसके ऊपर इन्होंने अपने जो है इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था, और इसको भी जो है इनके ऊपर बहमनी सल्तनत ने जो सुल्तान थे उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था। इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था, दभोल का इम्पोर्टेंट पोर्ट था, इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी, जो एक जो ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये वेस्ट कोस्ट के ऊपर थी जिसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। एक इम्पोर्टेंट एक्विजिशन इन्होंने किया है। बहमनी सल्तनत ने एक इम्पोर्टेंट एक्विजिशन किया है, कब्जा किया है, दैट इज कंट्रोल ओवर दभोल। दभोल के ऊपर इन्होंने एक अपना कंट्रोल किया। क्यों किया? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था वेस्ट कोस्ट के ऊपर। जो वेस्ट कोस्ट था उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी, दैट इज दभोल, और इसके ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, इसके ऊपर अपना कब्जा इन्होंने कर लिया था, क्योंकि ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अभी तक हमने इनके बारे में ही एक ओवरव्यू देखा है। इसके बाद आगे चलेंगे अबाउट द किंग रिलेटेड टू दिस दिस सल्तनत। इस सल्तनत के जो इम्पोर्टेंट किंग हैं इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1347 से लेकर के 1358 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो इनका टाइम पीरियड भी अभी हमने नोट डाउन कर लिया है, ये इम्पोर्टेंट है टाइम पीरियड। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फाउंडर हैं ये ऑफ बहमनी सल्तनत। तो ये एक अफगान के ये एक जो है अफगान से के एक साहसी व्यक्ति थे। अफगान के ये एक एडवेंचरर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? ये इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी बीइंग अ जनरल सर्विंग अंडर द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने अपने मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर एज अ जनरल के फॉर्म के अंदर अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। ये फाउंडर हैं, एंड इनका जो करियर स्टार्ट हुआ था ये जनरल रहे हैं अंडर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के राइन के अंदर इनके टाइम पीरियड के दौरान ये एज अ जनरल के फॉर्म के अंदर इन्होंने सर्व किया है। इनके करियर के अंदर इनका स्टार्टिंग जो अपना करियर स्टार्ट किया वो जनरल के जो है पोस्ट के ऊपर बैठकर इन्होंने अपना करियर की स्टार्ट की थी। उसके बाद इन्होंने जो है एज अ ये फाउंडर बने थे इस डायनेसिटी के, बहमनी सल्तनत के ये फाउंडर बाद में बने हैं। करियर की जो स्टार्टिंग थी दैट इज तो इन्होंने जनरल से की थी, जनरल की पोस्ट के ऊपर बैठकर ही की थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध इन्होंने एक विद्रोह करने वाले जो नासिर उद्दीन इस्माइल शाह थे, तो इन्होंने बहमन शाह के पक्ष में जो है अपनी सत्ता का त्याग कर दिया था। अपनी सत्ता को इन्होंने त्याग दिया था, दैट इज नादिर उद्दीन इस्माइल शाह। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, इनके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया, और अपनी जो पावर थी
एंड स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ बहमन शाह, और इनके बहमन शाह के जो फेवर में आते हुए इन्होंने अपनी सत्ता को जो है त्याग दिया था। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग कि जो नासिर 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 उद्दीन इस्माइल शाह, तो नासिर उद्दीन इस्माइल शाह ये जो थे इन्होंने रिवोल्ट किया, रिवोल्टेड अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। उसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता को ही त्याग दिया, किसके फेवर में होते हुए? बहमन शाह के फेवर में होते हुए। स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ बहमन शाह, इनके फेवर में होते हुए इन्होंने अपनी सत्ता को ही त्याग दिया था। एक हिस्टोरियन है दैट इज फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार क्या होता है कि इनका जो ओरिजिनल नेम था दैट इज हसन गंगू। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? वॉज हसन गंगू। ये एज ही हैड अर्लियर सर्व्ड इन द सर्विस ऑफ ब्राह्मण। तो इनका जो ये नाम था हसन गंगू, तो इनका जो ओरिजिनल नाम था हसन गंगू हुआ करता था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने पहले एक गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा की थी। इन्होंने इनिशियली स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने गंगू नामक का एक नाम का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की इन्होंने सेवा की थी, और उन्होंने अपने ब्राह्मण संरक्षक को श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने जो है अपने जो ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण गंगू थे, इन्होंने इनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इनका जो नाम था बहमन शाह इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो बहमन शाह इन्होंने कैसे अडॉप्ट किया था उसके बारे में एक यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हमारा मेंशन है कि इन्होंने अपना नाम जो है, इनका नाम तो हसन गंगू था, इनका जो ओरिजिनल नाम था, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन दैट इज फरिश्ता। इनके अकॉर्डिंग की बात हो रही है, इनके अकॉर्डिंग की बात है, ये कहते हैं कि इनका ओरिजिनल नेम, इनका ओजी नेम क्या था? ओरिजिनल नेम जो था दैट वाज हसन गंगू, हसन गंगू था। तो बहमन शाह क्यों कहते थे? इन्होंने जो है सबसे पहले एज अ अर्लियरली सर्व्ड ब्राह्मण गंगू, और इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही ट्रिब्यूट इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही इन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड बहमन शाह। इनको श्रद्धांजलि के रूप में, इनको श्रद्धांजलि देने के रूप में बहमन शाह जो नाम था इन्होंने अपनाया था। तो इस ब्राह्मण का जो है ये जो ब्राह्मण गंगू था, ब्राह्मण गंगू को जो है एक श्रद्धांजलि देने के रूप में इन्होंने नाम दैट इज बहमन शाह को अडॉप्ट किया था। This is the story behind the name adopted of the बहमन शाह। बहमन शाह का नाम जो इन्होंने अडॉप्ट किया था उसके पीछे की कहानी है, ये हमने अभी तक देखा। इसके बाद जो है इनके कुछ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे
कुछ रेगुलर कॉन्फ्रंटेशंस रहते थे विजयनगर किंगडम के साथ और वरांगल के जो स्टेट है इनके साथ। इनके जो है रेगुलर इनका टकराव रहता था, जो विजयनगर है और जो वरांगल का जो स्टेट है, वरांगल का जो राज्य है, इन दोनों के साथ इनका एक जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था। इनका रेगुलर कन्फ्रंटेशंस रहते थे किनके साथ? विजयनगर एंड वरांगल स्टेट के साथ। इनके साथ इनका रेगुलर जो है टकराव रहता ही था। इन्होंने सबसे पहले अपना एक जो है कैंप जो एक कॉन्क्वेस्ट किया था अगेंस्ट द वरांगल, वो इन्होंने 1350 सीई के दौरान किया था। तो यहाँ पर 1350 सीई के दौरान क्या होता है? इसके दौरान ये क्या करते हैं? फर्स्ट कैंपेन करते हैं किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट वरांगल के अगेंस्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका क्या होता है? यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? यहाँ पर इसका रिजल्ट निकलता है कि जो वरांगल का जो रूलर है दैट इज कप्या नायक को ये फोर्स करते हैं कि तुम्हारा जो किला है कॉलस का, वो हमें सौंप दो। तुम्हारा कप्या नायक को, ये कप्या जो रूलर कप्या नायक है, इसे फोर्स करते हैं, फोर्स्ड हिम टू सीड द फोर्ट्रेस ऑफ कॉलस, कि तुम कॉलस का जो किला है, तुम्हारा जो कॉलस का किला है, वो हमें दे दो। तो यहाँ पर 1350 के दौरान ये अपना पहला जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते हैं अगेंस्ट द वरांगल, जो कैंपेन ये करते हैं, इसके खिलाफ एक यहाँ पर जो है एक अभियान चलाया जाता है वरांगल के अगेंस्ट में। पर यहाँ का जो रूलर है कप्या नायक, फिर ये कप्या नायक को जो है यहाँ पर फोर्स करते हैं, उससे जबरदस्ती करते हैं कि तुम जो है, तुम्हारा एक किला है, जो कॉलस का किला है तुम्हारा, वो हमें सौंप दो। तो वो हमें सौंप दो, यहाँ पर ये इनके पास जाते हैं और ये इनको मजबूर करते हैं अपना कॉलस का किला इन्हें सौंपने के लिए। तो ये इनका यहाँ पर पहले क्वेस्ट के अंदर होता है ये सब कुछ जो हमने देखा। तो इसके बाद क्या होता है? इनके डेथ के टाइम के ऊपर, जब इनकी डेथ हो जाती है, जो बहमन शाह है, बहमन शाह के डेथ के दौरान इनका जो राज्य है, ये राज्य कहाँ तक फैला हुआ है? इनकी डेथ के दौरान, इनकी डेथ बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, इनके डेथ के दौरान, इनके मृत्यु के दौरान जो है इनका जो राज्य है, इनका जो किंगडम है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये अभी हम देखेंगे। तो बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, इनका जो किंगडम है वो नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ तक, फ्रॉम वेनगंगा रिवर से लेके कृष्णा तक इनका फैला हुआ है। नॉर्थ से साउथ में, कहां तक फैला हुआ है? वेनगंगा रिवर से कृष्णा तक फैला हुआ है। और ईस्ट टू वेस्ट में भुंगीर टू दौलताबाद तक इनका राज्य फैला हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ में
नॉर्थ से साउथ में इस तरीके से, ये नॉर्थ से साउथ में वेन गंगा से कृष्णा तक फैला हुआ है, और ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक ये कहाँ पर, भोंगीर से दौलताबाद तक ये फैला हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ देखा, ईस्ट से वेस्ट देखा। तो ये हमने अभी तक देखा कि इनके जो डेथ के टाइम पर, इनकी मृत्यु के समय तक इनका किंगडम नॉर्थ से साउथ तक जो है, नॉर्थ से साउथ में वेनगंगा से कृष्णा तक फैला हुआ है, और ईस्ट से वेस्ट में भोंगीर से दौलताबाद तक इनका जो राज्य है वो फैला हुआ है। तो आज हमने इनका एक ओवरव्यू देखा और साथ में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में देखा। नेक्स्ट जो किंग होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। Do subscribe the channel, and thank you so much for the love and support which you show towards my channel। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेपरेशन के लिए, आपके प्रेपरेशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कुछ 2027 के लिए कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपको मेंस की प्रेपरेशन के लिए कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तब आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझसे जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी जो है वो अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करें। Thank you so much for the love and support which you show towards my channel once again, and keep learning and keep motivated.